गुड मॉर्निंग। अभी तक हम लोगों ने कल का जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड के बारे में पढ़ा है। इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड कहने का क्या सेंस है? इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड कहने का सेंस है कि जिस तरह का लिक्विड क्रिस्टलाइन हम सपोज करते हैं, एक्चुअल में उस तरह का सॉलिड क्रिस्टलाइन होता नहीं है। जिस तरह का परफेक्शन हम सपोज करते हैं कि किस तरह का परफेक्शन होना चाहिए, वास्तव में उस तरह का परफेक्शन भी एटम्स के ऑर्डर में नहीं होता है। यानी जो रेगुलर ऑर्डर होना चाहिए वो क्या होता है, वो एटम का मेंटेन नहीं रहता है लैटिस में। ये जो ऑर्डर मेंटेन नहीं है इसी को हम कहते हैं इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड। इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड का बहुत महत्व है। क्या महत्व है? ये क्या करता है, ये पूरी की पूरी लैटिस की एनर्जी को कम करता है। यानी क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो कह सकते हैं इम्परफेक्शन होना भी जरूरी है ऐसा। तो कल हमने जो टॉपिक शुरू किया था इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड, इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड टॉपिक का नाम है इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड्स। ये टॉपिक है ऐसा। और इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड्स के बाद हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि सपोज करिए एटम्स कोई भी मॉलिक्यूल है, वो ए और बी से बना हुआ है ऐसा। ए और बी कहने का सेंस क्या है? ए और बी कहने का सेंस है ए पॉजिटिवली चार्ज या बी निगेटिवली चार्ज सपोज किया गया है। यानी ए जिसे आप क्या नाम दे सकते हो, जिससे आप कैटायन कह सकते हो, और इसे आप क्या नाम देते हो, एनायन ऐसा। तो सपोज करिए कोई भी लैटिस या कोई भी मॉलिक्यूल ए और बी एटम से बना हुआ है और इनका अरेंजमेंट कैसा है। तो हम सपोज कर रहे हैं इनका अरेंजमेंट कैसा है। तो इनका अरेंजमेंट देखिए, इनका अरेंजमेंट किस तरीके से है। ये एक रो हो गया इसको, ऐसे आप दूसरा भी बना सकते हैं। इस तरह आप रिपीट करके इसके कई लेयर को आप बना सकते हैं। तो एक छोटी सी लैटिस हमने बनाने का प्रयास किया है यहाँ पे। सबसे पहले इसमें देखने जा रहे हैं इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड में जो हमारे कोर्स में है पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट मतलब ऐसा डिफेक्ट which is created by an atoms ऐसा। एटम्स के द्वारा जो डिफेक्ट क्रिएट्स होते हैं उनको हम पॉइंट डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। अब एटम के द्वारा डिफेक्ट कैसे हो सकता है भाई? एटम के द्वारा सपोज करिए ये एटम क्या हो सकता है, लैटिस से बाहर जाएगा तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को ही क्या कर रहा है, प्रभावित करता है। ऐसे ही सपोज करिए केटायन भी बाहर चला जाए तब पर भी आप देखेंगे किसी एक पॉइंट को प्रभावित करेगा, या कोई भी केटायन या एनायन इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाए तब पर भी आप क्या देखेंगे, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को ही प्रभावित करेगा। यानी ऐसा डिफेक्ट जो एटम्स के द्वारा क्रिएट होता हो उसे हम कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। अब पॉइंट डिफेक्ट को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था। दो कैटेगरीज कौन कौन से हैं? एक को हम कहते हैं स्टीचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट और दूसरे को नॉन स्टीचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट।
अब स्टिकियोमेट्रिक और नॉन स्टिकियोमेट्रिक का क्या मतलब है भाई? इसका सिंपल सा ये है कि अगर आपका क्या होगा, अगर आप नॉन स्टिकियोमेट्रिक एंड स्टिकियोमेट्रिक हमने कल भी देखा हुआ था कि इन दोनों में क्या अंतर आ रहा है। अगर हम देखें स्टिकियोमेट्रिक या नॉन स्टिकियोमेट्रिक का, तो जैसे एक मिनट रुकिए। हाँ हेलो, हाँ हम स्टिकियोमेट्रिक एंड नॉन स्टिकियोमेट्रिक देख रहे थे। तो पॉइंट डिफेक्ट हमने कहा कि दो तरीके का हो सकता है। ये दो तरीके कौन कौन से हो सकते हैं? तो दो तरीके के नाम मैंने बताया आपको कि एक को कहते हैं फर्स्ट स्टिकियोमेट्रिक point defect, and second one is that is a B, which is known as a non stoichiometric point defect। ऐसा, तो ये दो तरीके के पॉइंट डिफेक्ट देखने को मिलेंगे। अब सबसे पहले स्टिकियोमेट्रिक को समझते हैं और फिर नॉन स्टिकियोमेट्रिक को समझते हैं। तो जो सबसे पहला हेडिंग होगा हमारा, नंबर 1, स्टिकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। इसमें क्या है? इसमें ये है कि एटम का जो रेशियो है, एटम का जो रेशियो है किसमें? इनके केमिकल फार्मूले में, उनके केमिकल फार्मूले में उसमें कोई चेंज ना हो। यानी डिफेक्ट होने के बाद भी जो रेशियो केमिकल फार्मूले में एटम्स के हैं वो रेशियो एज सच मेंटेन रह जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्टिकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। जैसे सपोज करते हैं, जैसे हमने कहा था कि भाई मान लीजिए कोई भी मॉलिक्यूल ए और बी से मिलकर बना है, रेशियो क्या है भाई? ए और बी का अगर आप रेशियो देखें, हम इसके रेशियो के फॉर्म में देखें तो आप देखेंगे भाई 50-50% का रेशियो है ऐसा। और डिफेक्ट होने के बाद भी ये रेशियो क्या है? मेंटेन रह रहा है, तो उसे हम कहेंगे स्टिकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। नॉन स्टिकियो कहने का क्या सेंस होगा? नॉन स्टिकियो कहने का सेंस होगा कि अब क्या होगा, ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं केमिकल फार्मूले में जो एटम का रेशियो है ये अब चेंज हो जाएगा। जैसे होगा क्या कि इसमें कोई और एटम भी आ जाएगा, बाहर से कोई डोपिंग हो जाएगी, कोई इंप्योरिटीज मिला दी जाएगी, तो उससे क्या होगा कि अब मान लीजिए फार्मूला आपका क्या था? फार्मूला था आपका ए बी, और ये चेंज हो जाए किसमें? ये चेंज हो जाए किसमें? ए टू बी में। देखिए ऐसे, यानी बी का अमाउंट ए से डबल हो गया इस तरीके से। तो पहले का जो रेशियो 50-50% का था, अब ये रेशियो चेंज हो चुका है। अब ये रेशियो कैसे हो चुका है? अब ये रेशियो देखिए कितना हो गया, 66 एंड 33 का हो गया, ये इससे डबल हो चुका है ऐसा। तो यानी कि अगर डिफेक्ट होने के बाद इसके रेशियो में चेंज हो जाता है तो उसे हम कंसीडर किसमें करते हैं? हम कंसीडर करते हैं नॉन स्टिकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट में कंसीडर करते हैं। नॉर्मली इस तरह का जो डिफेक्ट होता है ये इंप्योरिटीज के मिलने से होता है। ओके, अब ये स्टिकियोमेट्रिक जो पॉइंट डिफेक्ट है इस पर हमें फोकस करना है। तो स्टिकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट देखें, अगली जो हेडिंग होगी वो होगा टाइप्स ऑफ, अगला हेडिंग होगा टाइप्स ऑफ स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट के कितने तरीके हो सकते हैं, कितने टाइप हो सकते हैं? तो बहुत ही वेल नोन है कि देयर इज टू टाइप्स ऑफ स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट। कौन कौन से भाई? नंबर ए, स्कॉटकी डिफेक्ट,
एंड नंबर बी फ्रैंकल डिफेक्ट। तो ये दो टाइप हैं स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट के, एक को हम कहते हैं स्कॉटकी एंड दूसरे को कहते हैं फ्रैंकल। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों के दोनों जो डिफेक्ट हैं ये इंपॉर्टेंट है। कई बार इन दोनों डिफेक्ट के बारे में ही केवल पूछा गया है, तो फिगर के साथ इन दोनों डिफेक्ट के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला होगा स्कॉटकी डिफेक्ट। तो जो फर्स्ट हेडिंग हमारी होगी वो होगा स्कॉटकी डिफेक्ट। ए नंबर, स्कॉटकी डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं? सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है कि there is a small difference in size of cation and anion। ये फर्स्ट पहली बात है कि जो भी केटायन और एनायन आपको देखने को मिलेंगे जिसमें स्कॉटकी डिफेक्ट होगा, उनके साइज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। मतलब केटायन और एनायन की जो साइज है वो बराबर या लगभग बराबर होती है। दूसरी खास बात आपको क्या देखने को मिलेगा? दूसरी खास बात क्या देखने को मिलेगा? सेकंड पॉइंट देखने जा रहे हैं, इसे हटा दे रहे हैं यहां से। दूसरी बात आपको क्या देखने को मिलेगा? equal number of cations and anions leave their lattice site and move outside of the lattice। ये आउटसाइड ऑफ द लैटिस कहने का मतलब है कोई कंफ्यूजन ना रहे, लैटिस के अंदर नहीं रहेगा, नहीं हमेशा लैटिस के बाहर मूव कर जाएगा ऐसा। तो हमेशा क्या होगा, इक्वल नंबर में केटायंस और एनायंस क्या करेंगे, अपनी लैटिस साइड को छोड़ करके बाहर के साइड में चले जाएंगे। इक्वल नंबर से जाने के कारण क्या है कि इसका जो न्यूट्रलिटी है ये डिस्टर्ब नहीं होता है, मतलब कोई चार्ज वार्ज नहीं आता है। भाई एक केटायन एक एनायन बाहर गया कोई चार्ज नहीं आएगा, दो केटायन दो एनायन बाहर चले गए कोई चार्ज नहीं आएगा। तो इसलिए क्या होता है, इसका जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होती है ये बराबर रहता है। ओके, तीसरी खास बात क्या होगा, तीसरी खास बात क्या होता है कि चूंकि मास यहाँ पर कम हो जाता है, मास किससे बनता है भाई, एटम से बनता है, और एटम की संख्या कम हो गई है तो मास कम हो जाता है, इसलिए क्या होता है, डेंसिटी जो होता है डिक्रीज कर जाता है। ओके, यानी कह सकते हैं आफ्टर द स्कॉटकी डिफेक्ट डेंसिटी डिक्रीजेस। ये कह सकते हैं कि स्कॉटकी डिफेक्ट के बाद जो होगा वो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी जो है वो डिक्रीज कर जाती है। अब एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से किसे देख सकते हैं, तो फॉर एग्जांपल NaCl है, CaCl2 ऐसा, MgCl2, ये सारे एग्जांपल्स किसके आ रहे हैं, ये सारे एग्जांपल्स जो हैं आपके देखने को मिलेंगे स्कॉटकी डिफेक्ट में। तो ये सब एग्जांपल किसके हैं, स्कॉटकी डिफेक्ट के हैं। अब अगर आपको डायग्राम के फॉर्म में ड्रॉ करना होगा इसी स्कॉटकी डिफेक्ट को,
तो हमने पहले बोला इक्वल नंबर में केटायंस और एनायंस को हटा दीजिए। यानी जैसे सपोज करिए हमने यहाँ से एक केटायन हटाया, ये केटायन को रिलीज किया यहाँ से, तो एक एनायन को भी यहाँ से हटा दीजिए, ये एनायन सब बस हो गया। यानी अब ये जो आप देखेंगे, अब ये जो स्ट्रक्चर होगा किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा स्कॉट की डिफेक्ट को। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, स्कॉट की डिफेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं और कुछ जो पॉइंट्स हैं उनमें उसको आप लिख सकते हैं। तो याद करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, आसानी से इसको डायग्राम बना करके और 3-4 पॉइंट्स को आप इसमें लिख सकते हैं। ऐसी फ्रैंकल भी है, फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होने वाला है, यानी बी नंबर दीजिए। बी नंबर पॉइंट डिफेक्ट का दूसरा टाइप है फ्रैंकल डिफेक्ट। ये फ्रैंकल डिफेक्ट है। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या खास बात है, खास बात क्या है, खास बात क्या है कि केटायंस और एनायंस होते हैं, क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं लार्ज डिफरेंस in size of cation and anion। ये पहली खास बात होगा कि केटायन और एनायन के जो साइज है उसमें एक अच्छा खासा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। और नॉर्मली क्या होता है, इन नॉर्मल कंडीशन आप लिख सकते हैं नॉर्मली the size of cation is smaller than 2 anion। ये आपको देखने को मिलेगा। नॉर्मल कंडीशंस में आपको क्या देखने को मिलेगा, नॉर्मल कंडीशन में ये देखने को मिलेगा कि जो केटायन की साइज होगी वो एनायन से हमेशा कम होगी, यानी केटायन की साइज छोटी और एनायन की साइज बड़ी होगी, ऐसा। अब इस डिफरेंस के कारण आपको क्या दिखाई देगा, इस डिफरेंस के कारण आपको दिखाई देगा कि लैटिस में जो है, लैटिस में एक गैप बनेगा, एक लार्ज गैप बन जाएगा, एक केस की तरह बन जाएगा, और वो उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। यानी ज्यादा डिफरेंस होने के कारण केटायन और एनायन के, तो आपको क्या दिखाएगा, वेल डिफाइंड इंटरस्टिशियल स्पेस जो होगा प्रेजेंट होगा। यानी कह सकते हैं कि in this lattice there is a well defined interstitial space are present। ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि इस तरह की लैटिस में क्या होगा, वेल डिफाइंड आपको क्या दिखाई देगा, इंटरस्टिशियल स्पेस आपको दिखाई देगा। और होगा तब इसमें क्या होने वाली क्या बात है कि जिसकी साइज छोटी है, साइज छोटी होने का मतलब केटायन, ये केटायन की साइज छोटी है, तो केटायन क्या कर जाता होगा, केटायन जो है अपनी ओरिजिनल साइट को छोड़ के कहां पर मूव कर जाता है, इस इंटरस्टिशियल पोजीशन पर मूव कर जाता है। यानी यहां पर इस जगह को छोड़ के इंटरस्टिशियल पोजीशन पर मूव करेगा, ऐसा। अब देखिए होगा क्या, अब चूंकि इसका मूवमेंट जो है इंटरस्टिशियल पोजीशन में है, लैटिस के बाहर नहीं है, इसलिए इसके मास में कोई फर्क नहीं आएगा, मास वही रहेगा। और जब मास वही रहेगा तो डेंसिटी में भी चेंज नहीं आएगा। यानी कह सकते हैं कि देयर इज अ नो चेंज। अगला पॉइंट लिखने जा रहे हैं कि देयर इज
no change in overall density of the lattice after the फ्रैंकल डिफेक्ट के बाद किसी भी तरह का डेंसिटी में चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल AZBR, ZNS, ये सब आपको देखने को मिलेंगे, CaO, ऐसा FeO, ये तो ये सब एग्जाम्पल किसके होंगे, ये सारे एग्जाम्पल्स किसके होंगे, इस फ्रैंकल डिफेक्ट के होंगे। तो फिगर की फॉर्म में कैसे दिखा सकते हैं, अगर फिगर की फॉर्म में हमें दिखाना होगा तो हम क्या करेंगे, इसी फिगर को इंप्रूव कर देते हैं, इसी फिगर को थोड़ा सा इंप्रूव कर लेंगे तो आसानी से बता सकते हैं आप हैं। ये होल के फॉर्म में दिखाई देगा और ये जो आपका एटम है ये मूव करके कहाँ चला गया है, इंटरस्टिशियल पोजीशन पर। बी का मूवमेंट नहीं है, बी की साइज बड़ी है तो बी को हमने एज सच रखा है। कहीं और भी आप दिखा सकते हैं, सपोज कि आप यहाँ दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप ऐसे होल बना सकते हैं और दिखा सकते हैं कि इसका मूवमेंट भी कहाँ हो गया है, यहाँ पर। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट को फिगर की फॉर्म में। तो ये सब इंटरस्टिशियल पोजीशंस है, आप इसको लिख सकते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। तो आसानी से क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप फ्रैंकल डिफेक्ट को भी यहाँ पर जो है डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो है इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड का इतना ही पोर्शन हमारे कोर्स में है। और इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड, पॉइंट डिफेक्ट, स्टिकियोमेट्रिक और नॉन स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और स्टिकियोमेट्रिक के ये दो अलग अलग टाइप, स्कॉटकी एंड फ्रैंकल। ये इतना हम अगर देख लेंगे तो ये टॉपिक भी हमारा क्या होगा, ये टॉपिक भी हमारा खत्म हो जाएगा। तो इस टॉपिक के खत्म होते ही जो यूनिट 1 है ये भी खत्म हो जाएगा। यानी यूनिट 1 में अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, यूनिट 1 में अगर हम देखें कि किन किन टॉपिक को हमने देखा हुआ है। ये आपका यूनिट 1 था, किन किन टॉपिक को आपने देखा, तो हमने देखा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, और इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में हमारा मेनली फोकस किस पर था, हमारा मेनली फोकस था होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल पे, और साथ ही साथ हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल पर, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो इन दो पे हमारा फोकस था। तो ये टॉपिक हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने देखा बैंड थियरी, और विद द हेल्प ऑफ बैंड थियरी वी आर डिस्क्राइब कंडक्टर, insulator and semiconductor ये देखा हम लोगों ने। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, इसके बाद हम लोगों ने शॉर्ट नोट्स देखे। किस किस के शॉर्ट नोट्स देखे, तो ग्रेफाइट और एक और शॉर्ट नोट्स देखा गया और वो था फ्लोरीन्स। ऐसा
ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन ये दोनों शॉर्ट नोट के फॉर्म में देखा गया है, और ये दोनों के दोनों क्या है, कार्बन के एलोट्रॉप हैं। तो इन दोनों कार्बन के एलोट्रॉप को देखा गया है। और साथ ही साथ और क्या देखा गया टॉपिक हम लोगों ने, इसके अलावा जो टॉपिक देखे हम लोगों ने हैं, लिक्विड क्रिस्टल, और आखिर में जो टॉपिक देखा गया है उसका क्या नाम है, उसका नाम है इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। इन टॉपिक को हम लोगों ने यूनिट 1 में देखा है। तो यूनिट 1 जो है हमारा इस तरीके से खत्म हो रहा है। अब जो हमारा अगला यूनिट होगा, उस यूनिट में का जो पहला टॉपिक है, जो पहला टॉपिक देखने जाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज अ ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। अगला टॉपिक देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। और ट्रीटमेंट ऑफ वाटर कहने का मतलब है हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, जिस पर हमारा फोकस होगा वो है हार्डनेस। हमारा फोकस जिस पर होगा वो है हार्डनेस। तो चाहे ट्रीटमेंट ऑफ वाटर या फिर हार्डनेस ऑफ वाटर, सब एक ही जैसा है। सबसे पहले हमको ये देखना होता है इस हार्डनेस ऑफ वाटर में कि हार्ड वाटर किसे कहते हैं, किस वाटर को आप हार्ड के नाम से जानेंगे। ऐसा यहां पर हार्ड जो टर्म है, ये इस टर्म में नहीं कि भाई कठोर है, आपको देखने से पता चल जाएगा कि ये हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये मत समझिए सॉलिड फॉर्म में है, ऐसा कुछ नहीं है। होगा क्या, कुछ एडिशनल सॉल्ट पाए जाएंगे, और ये एडिशनल सॉल्ट जो हैं ये क्या करते होंगे, इसके नेचर को चेंज कर रहे हैं। जो वाटर का एक्चुअल नेचर उसको चेंज कर रहे हैं। यानी क्या हो रहा है कि जब हम इसे कॉमर्शियल पर्पस में यूज कर रहे हैं वाटर को, तो वहां पर क्या हो रही है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। किसके कारण, कुछ पर्टिकुलर सॉल्ट हैं उनके कारण, उसी को हम कहते हैं हार्डनेस। ओके, तो अगर कुछ पर्टिकुलर सॉल्ट जो हैं वाटर के अंदर मौजूद हैं, तो ऐसे वाटर को हम कहते हैं हार्ड वाटर। अगर वाटर हार्ड होगा तो नॉर्मली क्या कर रहा है, नॉर्मली कैसे पहचाना जा रहा है, तो आप क्या देखेंगे, इसके पहचानने का जो सबसे बेहतर तरीका है कि क्या होगा कि इट शोज मतलब वाटर, इट शोज लेस क्लीनिंग एक्शन with water, oh with soap, not water, with soap, water तो है ऐसा। तो आपको क्या दिखाई देगा, जो पहला जिससे आप पहचान सकते हैं, जो पहली खास बात होगा कि ये जो होगा लेस क्लीनिंग एक्शन दिखाई देगा सोप के द्वारा। और दूसरी बात क्या दिखाई देगा, दूसरी खास बात, अगर हार्ड वाटर है तो दूसरी खास बात जो आपको दिखाई देगी वो क्या होगा कि जो सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी है, soap consuming capacity of water will be large या हाई। तो दूसरी खास बात क्या दिखाई देगा कि जो वाटर हार्ड वाटर की तरह बिहेव करेगा, उसमें आपको दिखाई देगा कि जो सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी होगा, सोप को कंज्यूम करने की जो कैपेसिटी है वो भी काफी ज्यादा होगी। यानी आसानी से क्या करेगा, आसानी से फोम का फॉर्मेशन नहीं होगा। फोम का मतलब झाग, और झाग का फॉर्मेशन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है उसका जो क्लीनिंग एक्शन है वो क्या होगा, इफेक्टिव होगा। एक्चुअली हम अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं,
यानी हम यहाँ पर वाटर की एप्लीकेशन के पार्ट को देख रहे हैं कि वाटर का एप्लीकेशन कैसे कर रहे हैं। तो क्लीनिंग एक्शन के साथ ही साथ क्या होगा कि जब कभी भी इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होगा वाटर का, तो आप क्या देखेंगे, अगर इंडस्ट्रियल पर्पज से इस्तेमाल किया जाएगा वाटर का, तो ये क्या करता होगा, स्केल का फॉर्मेशन करता होगा, स्केल्स फॉर्मेशन, यानी वाटर फॉर्म scale in the inner wall of बॉयलर। तो बॉयलर को ठंडा करने के लिए हम जब वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, हार्ड वाटर अगर वो है तो क्या करता होगा, उसकी इनर वॉल पर क्या करता होगा, स्केल्स का भी फॉर्मेशन करता होगा। तो ये दो चीजें हमारी कंसर्न है, एक तो क्लीनिंग एक्शन और दूसरा ये स्केल्स या स्लग का फॉर्मेशन जो हो रहा है इसको प्रिवेंट करना। तो इस सभी को जानने के लिए भी ये देखना होगा कि वास्तव में ऐसा क्या चीज है जिसके नाते ये क्लीनिंग एक्शन जो है वो इफेक्टिव हो रहा है। तो या देखते हैं कि एक्चुअल में करता क्या होगा हार्ड वाटर। देखिए यहाँ पे एक्चुअली जो सोप है, सोप क्या है, सोप जो होते हैं नॉर्मली क्या होते हैं, सोप इज नॉर्मली सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं। ये अगर सोप को हम देखें तो सोप इज नॉर्मली अ सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ऐसा कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो रिप्रेजेंट करने का तरीका कैसा होता है, तो C17H35 COONA, ऐसा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वाटर में क्या है, अगर हार्ड वाटर है तो हम ये कंसीडर कर रहे हैं, चलिए हार्ड वाटर है तो सपोज करिए क्या है, कैल्शियम क्लोराइड पाया जा रहा है, ये सपोज कर ले रहा हूं ऐसा। तो होगा क्या, होगा यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन, एक्सचेंज रिएक्शंस होंगे। ये जो सोडियम सॉल्ट है ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम सॉल्ट में, ऐसा। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का ये सेंस होगा कि ये हो जाएगा C17H35 एंड COO होल ट्वाइस, ऐसा। यानी जो सोडियम सॉल्ट हुआ करता था वो किस में बदल गया है, कैल्शियम सॉल्ट में चेंज हो गया है। और साथ ही साथ क्या बन जाएगा, साथ ही साथ बन जाएगा 2NaCl। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऐसा। अब देखिए जो सोडियम सॉल्ट था ये वाटर सॉल्युबल है, ये वाटर सॉल्युबल है, ऐसा। लेकिन वहीं पर जो कैल्शियम सॉल्ट फैटी एसिड का है इट इज अ वाटर इनसॉल्युबल, ये वाटर में घुलनशील नहीं है। अब ये वाटर में घुलनशील नहीं है, इसके नाते क्या हो रहा है, जो क्लीनिंग एक्शन आपको दिखाई देना चाहिए वो क्लीनिंग एक्शन जो है आपको दिखाई नहीं देगा। यानी क्लीनिंग एक्शन भी क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा, ऐसा। तो क्लीनिंग एक्शन भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि भाई पहले से क्या है, अगर आपने हार्ड वाटर का इस्तेमाल कर रखा है तो पहले से भी आपको कम दिखाई देगा। ऐसे ही हमने कैल्शियम क्लोराइड को लेकर के किया है। आप अपनी कॉपी में क्या करिए, इस बार अपनी कॉपी में कैल्शियम क्लोराइड की जगह पर आप क्या कर लीजिए, मैग्नीशियम क्लोराइड करिए, ऐसे। तो आप अपनी कॉपी में क्या कर सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड को चेंज करके मैग्नीशियम क्लोराइड को कर सकते हैं। तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पर मैग्नीशियम का सॉल्ट बन जाएगा बस। तो जब मैग्नीशियम का सॉल्ट बन जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं, इजिली कैल्शियम की जगह मैग्नीशियम कर दीजिए। जो मैग्नीशियम का सॉल्ट होगा वो भी क्या होगा, वाटर इनसॉल्युबल ही होगा, ऐसा। तो चाहे कैल्शियम का सॉल्ट बने चाहे मैग्नीशियम का सॉल्ट बने, ये दोनों के दोनों ही क्या होंगे, वाटर इनसॉल्युबल टाइप के होंगे। तो आप इस तरीके से क्या करते हैं, इस तरीके से आप रिएक्शंस को यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हमको लग रहा है कि आपको हार्ड वाटर समझ में आ रहा है कि हार्ड वाटर में क्या है, हार्ड वाटर में क्या फीचर्स हैं जिनकी सहायता से आप उनको पहचान पाते हैं। तो लेस क्लीनिंग एक्शन और हाई कंज्यूमिंग कैपेसिटी ऑफ सोप, ये दो खास फीचर्स हैं। और स्केल का फॉर्मेशन,
या फिर स्लग का फॉर्मेशन बॉयलर में करते हैं। इनके द्वारा हम पहचानते हैं। क्या ऐसी बात है जिसके कारण सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है? तो हमने इसको दिखाया आपको है कि सपोज करिए सोप जो है वो क्या है, सोडियम सॉल्ट है, लेकिन जब हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है और हार्ड वाटर में क्या है, कैल्शियम या मैग्नीशियम का क्लोराइड या सल्फेट होगा, तो क्या आप देखेंगे कि जो सोडियम सॉल्ट है ये कैल्शियम या मैग्नीशियम सॉल्ट में बदल जाएगा, और ये जो कैल्शियम या मैग्नीशियम सॉल्ट है ये वाटर में इनसॉल्युबल है, जिससे क्लीनिंग एक्शन जो है ये क्या होता है, पहले से कम हो जाता है या बहुत कम हो जाता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इन टॉपिक को देख सकते हैं। इसके अलावा जब अगली बार हम नए टॉपिक को देखेंगे तो उस नए टॉपिक में हम क्या देखेंगे, नए टॉपिक में देखेंगे कि हार्डनेस कौन कौन तरीके के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ हार्डनेस, टेम्पोररी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, साथ ही साथ हार्डनेस को किस किस यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट, यूनिट ऑफ हार्डनेस, कौन कौन से यूनिट जो हैं वो हार्डनेस के लिए होती हैं। तो इन सभी टॉपिक को हम किस में देखेंगे, आने वाले अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके।